नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारे कुछ मित्रों की विद्यार्थियों की कुछ सुझाव आया है कि सर इंग्लिश के बारे में आप जो जानकारी देते हैं, इसके अलावा कुछ कंपटीशन के लिए कुछ हिंदी के बारे में मतलब आप जानकारी दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का। स्टार्टिंग में सबसे पहला जहाँ से एकदम बिल्कुल स्टार्ट होता है वहाँ से हम शुरू करते हैं हिंदी के व्याकरण के बारे में। देखिए, तो व्याकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याकरण व्याकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ग्रामर। देखिए व्याकरण क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण क्या है। देखिए व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है, या लिखिए आप वो ज्ञान है। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम हिंदी को पढ़ना, लिखना, समझना आदि सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि व्याकरण कब सीखते हैं? जब हम लोग को धीरे धीरे जानकारी होता है। जैसे अभी कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो वो व्याकरण की दृष्टि से नहीं बोलता है, तो कहीं मतलब उसको व्याकरण के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो व्याकरण की आवश्यकता वही होती है जब हम लोग धीरे धीरे उस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहीं पर हम क्या करते हैं? व्याकरण का। ऐसा नहीं कि हम व्याकरण न पढ़े तो हम हिंदी बोल ही नहीं पाएंगे, हिंदी हम समझ ही नहीं पाएंगे, हिंदी हम लिख ही नहीं पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वास्तव में अगर शुद्ध हिंदी लिखा जाए, अगर शुद्ध हिंदी पढ़ा जाए, तो हम बिना व्याकरण के हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए व्याकरण की परिभाषा क्या बनती है? व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम हिंदी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, समझना आदि सीखते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब देखिए, व्याकरण में मेन क्या होता है? अगर देखा जाए व्याकरण के भेद, अगर व्याकरण के भेद देखा जाए, व्याकरण के भेद देखा जाए, एक चीज देख रहिएगा यहाँ, लेकिन पार्ट 1 व्याकरण के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। नंबर 2 आता है शब्द विचार। शब्द विचार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटिमोलॉजी। तीसरा आता है आपका वाक्य विचार, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। इंग्लिश के बच्चों को जानकारी होगी। नंबर 4 आता है आपका छंद विचार, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसोडी। नंबर 5 आता है आपका चिन्ह विचार। इसको बोलते हैं पंक्चुएशन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिन कोई भी विद्यार्थी इन 5 चीजों के बारे में अगर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी भी कंपटीशन में कभी असफल हो ही नहीं सकता है हिंदी के मामले में। तो इसलिए पूरा का पूरा जितने भी आपके व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, सब का सब इन्हीं 5 में आता है। तो हम सबसे पहले आपका पहला क्या, आपका वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए,
पहला आपका क्या वर्ड विचार, हम इसी में देखिए। अब विचार का मतलब यहाँ से किसी किसी बुक में या किसी किसी साहित्यकारों का मानना है कि इसको विचार की जगह पर विभाग बोलते हैं। तो दोनों सही माना जाता है, चाहे विचार भी कहिए चाहे विभाग भी कहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ विचार का मतलब आइडिया से नहीं, हाँ, किसी मतलब मंतव्य से नहीं, विचार नहीं है यहाँ पर। विचार का मतलब किससे, विभाग से ही। अब देखिए आप, वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है अक्षर। वर्ड का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है? अब इसे हम वर्ड भी बोलते हैं, मतलब इसे वर्ड भी बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रश्न ये बनता है कि इसे मतलब वर्ड क्यों कहते हैं, इसे अक्षर क्यों कहते हैं। वर्ड और अक्षर में हल्का डिफरेंस है, लेकिन अगर डिफरेंस नहीं समझेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको समझने की इच्छा होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे वर्ड और अक्षर में क्या अंतर है। तो देखिए, तो यहाँ इस चैप्टर में हम वर्ड विचार में हम अक्षरों के बारे में हमको अध्ययन करना है कि अक्षर क्या चीज़ होता है। अगर इसकी परिभाषा के बारे में देखा जाए, लिखा जाता है जिसके अंतर्गत अक्षरों की बनावट, प्रकृति, क्षेत्र, रचना आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे वर्ड विचार कहते हैं। देखिएगा, परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि पूरे इसमें पूरे इस हेडिंग में पूरे हेडिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है, केवल अक्षर को कैसे लिखा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी में अक्षरों को लिखने की भी अजीब तकनीकी है। पहले आप ये अक्षरों को सीखते हैं, फिर उसके आधार रूप देखते हैं, फिर उसकी मात्राएं हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, अक्षरों के बारे में, अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, इनकी प्रकृति क्या होता है, इनका क्षेत्र कहाँ तक लंबा चौड़ा होता है, इसकी रचना कैसी होती है, इन्हीं आदि के बारे में हम क्या करते हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर तो सबसे पहले आता है अक्षर। अक्षर को हम क्या करते हैं, इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, अक्षर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेटर से बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके रचना के ऊपर देख लीजिए आप, हमारे साहित्यकारों ने इसका नामकरण किया है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, अक्षर से तो जो बना है, क्षर से बना है। देखिए, क्षर का मतलब क्या होता है, क्षर का मतलब आपने जीव विज्ञान की भाषा में आपने देखा होगा, क्षर का मतलब होता है नष्ट होना। क्षर का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। और अक्षर का मतलब ये उसी का विलोम है। हिंदी का नियम आप लोगों को मालूम है कि इस शब्द के पहले अगर अलग आए तो उसका क्या बन जाता है, विलोम बन जाता है। तो अक्षर का मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या है, नष्ट होना, और अक्षर का मतलब क्या हुआ, जो नष्ट ना हो। तो कहने का मतलब, अब यहाँ पर क्या अर्थ लगाएंगे आप, जो जिस अक्षर के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। लिख सकते हैं आप, अक्षर वो अखंड इकाई है, जिसे हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया, अक्षर वो अखंड इकाई है। इकाई का मतलब एक, अखंड का मतलब जिसका खंड ना हो, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। कहने का मतलब अक्षर को हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिखा है का, लिखा है, अगर हम का को टुकड़ा किया जाए, तो मान लीजिए यहाँ को हम हटा देते हैं, लिखा है का, लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, क्या बन जाता है, वाह बन जाता है। वाह बन जाता है। तो कहने का मतलब अक्षर को हम खंडित नहीं कर सकते हैं। अक्षर वो अखंड इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अक्षर की परिभाषा आप समझ आ गई होगी। देखिएगा, फिर से एक बात लीजिए, अक्षर को जब नामकरण किया गया था, साहित्यकार ने हमारे नामकरण किया है, तो अगर इसका देखा जाए, अक्षर का विलोम क्या होता है, क्षर होता है। क्षर का मतलब क्या होता है, जिसको नष्ट नहीं किया जाता। कहने का मतलब जिसको नष्ट किया जा सकता है, अर्थात जिसके टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन इसी का अपोजिट क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। अक्षर को हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो क्या आपका अक्षर होता है। अब इन्हीं अक्षरों के बारे में
ये अक्षर क्या चीज़ है, अब अक्षरों के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, अक्षर के भेद, अक्षर के भेद देखिए, अगर मुख्यतः देखा जाए, मुख्यतः मुख्यतः अक्षर के 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। नंबर 1 आपका क्या आता है, स्वर। दूसरा आता है आपका व्यंजन, और नंबर 3 आता है आपका संयुक्त व्यंजन। देखिए, अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या होता है, आपका मुख्य ही होता है, यही होता है आपका। एक आपका स्वर होता है, स्वर को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बावेल बोलते हैं, बावेल बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब देखिए, अब इन्हीं इन्हीं को स्वर और व्यंजन, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर की परिभाषा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कि स्वर क्या है। अब इसकी परिभाषाएं जिस ढंग से आपको समझ में आता है उस ढंग से आप परिभाषा समझिए। क्या है, स्वर क्या है। स्वर को मतलब स्वर वो है जिसको जिस अक्षर को बोलने में कम समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखा जाए, जिस अक्षर को बोलने में, जिस अक्षर को बोलने में कम समय लगता है, उसे स्वर कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा हम देख लेते हैं, जो अक्षर बिना किसी सहायता के बोला जाए, बिना किसी सहायता, किसी सहायता के बोला जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों परिभाषाओं में देख लीजिए आप। तो जिस अक्षर को बोलने में कम समय लगता है, इसे बोला गया आपका अ बोला गया, और इसमें क्या होता है, कम समय लगता है। और दूसरी परिभाषा देखिए क्या लिखा है, जो अक्षर बिना किसी सहायता के बोला जाए। कहने का मतलब ये है, अगर हम आ लिखते हैं या बड़ा आ लिखते हैं या छोटी ई लिखते हैं या बड़ी लिखते हैं, चाहे जो भी लिखते हैं, तो इसमें किसी व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन जो होता है, बिना स्वर की सहायता से हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर अक्षर में आपको पता है, हर अक्षर में आ छिपा होता है व्यंजन में। लेकिन व्यंजन बिना स्वर की सहायता से हम बोल ही नहीं सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये स्वर आपका एक ऐसा अक्षर होता है जिसमें हमें व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में पूर्ण होता है और अपने आप में एक क्या देता है, अर्थ देता है। इसलिए स्वर की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। जिस अक्षर को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या जो अक्षर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं स्वर के प्रकार के बारे में। स्वर के भेद, स्वर के भेद। अब स्वर के भेद के पहले थोड़ा हम लोग एक जानकारी लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, LKG UKG जब हम पढ़ते हैं, हिंदी का जब उठाते हैं, उसमें सबसे पहले क्या लिखा था, वर्णमाला। वर्णमाला, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट।
अल्फाबेट। देखिए नाम से आप देख लीजिए वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अक्षरों का वह समूह जो क्रमबद्ध है, जो अक्षरों का वह समूह जो क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप परिभाषा देख लीजिएगा। जो मतलब जब अक्षरों को एक जैसे माला जानते हैं, जैसे फूलों की माला हो गई, फूल इधर उधर बिखरे हुए हैं तब उनको हम माला नहीं कहेंगे। लेकिन फूलों को जब हम एक धागा में पिरो देते हैं, एक क्रम से लगा देते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? माला बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब अक्षर इधर उधर तितर बितर लिखे गए हों, तब हम उसको वर्णमाला नहीं बोलते हैं, केवल वर्ण बोलते हैं। लेकिन जब उन्हीं अक्षरों को हम क्रम से लिख देते हैं, तब उसमें क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला जब हम लिखते हैं, इसमें क्या आता है? आपका दो भेद, वर्णमाला में आपको बताया गया 3 भेद होते हैं। एक आपका स्वर, एक आपका व्यंजन और एक आपका संयुक्त व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा के बारे में आपको बताया गया। अब स्वर के भेद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। स्वर के भेद, स्वर के भेद। अब देखिए, अगर हिंदी के व्याकरण में हम लोग चर्चा करते हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब इन 11 स्वरों में से देखिए कौन कौन से आपके? छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, फिर उसके बाद री है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके क्या है? स्वर हैं। अब आप कहेंगे इसमें अंक और आ, अंक और आ जो होता है, ये आपका किसमें आता है? अयोगवावड़, अयोगवावड़ बोलते हैं। लिखा भले ही स्वर के अंतर्गत जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये स्वर से, स्वर और व्यंजन से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको स्वर की प्रधानता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसमें लिखा जाता है स्वर में अंतर। देखे रहिएगा आप, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों में है आपका। जैसे अंक और आ, ये स्वर, इसमें स्वर की प्रधानता होती है, इसीलिए इसमें स्वर में रखते हैं। और इसी प्रकार देखिए, एक ऐसा व्यंजन भी है जो उसको हम अर्धस्वर भी जानते हैं। वो आपके कौन सा? आपको एक आपका ये है, एक वाह है। ये भी देखिए व्यंजन में लिखे जाते हैं, व्यंजन में लिखे जाते हैं। लेकिन होता है, इसको क्या बोलते हैं? हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। इसका नाम ये भी है आपका। अब क्यों अर्धस्वर बोलते हैं? क्योंकि ये स्वर से मिलकर के बनता है। हाँ, इसके बारे में आपको आगे आगे हम बताएंगे आपको कि किन अक्षरों से मिलकर के बनता है। तो हमारे कहने का मतलब ये, हम केवल ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये स्वर और व्यंजन दोनों मिलने वाले अक्षर को यहाँ पर स्वर में रखा गया है। अगर स्वर और व्यंजन मिलकर के स्वर में रखा गया है, तो व्यंजन में भी स्वर और व्यंजन को मिला करके उसमें भी लिखा गया है। ऐसी बात नहीं कि इसको हम क्यों लिखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन बात ये है कि अंक और आ, इसमें स्वर की प्रधानता होती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? इसको हम स्वर के ही लाइन में लिखते हैं। और वास्तव में होता क्या? अयोगवावड़। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब आपको देखिए, अब इन्हीं अक्षरों के माध्यम से, इन्हीं अक्षरों के माध्यम से हम स्वर के भेद कर सकते हैं। भिन्न भिन्न साहित्यकारों ने, भिन्न भिन्न व्याकरणियों ने स्वर के बारे में अपनी अपनी अपना अपना विचार प्रकट किया है। तो हम देखते हैं कि इन स्वरों में से सबसे पहले आता है आपका मूल स्वर आता है। देखिए पहला ही, अब इसी ऊपर भी आपको बताया गया है। एक आपका छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये क्या है? आपको देखिए, अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या आपका मूल स्वर। मूल स्वर देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी संख्या होती है? 4। 4 कौन कौन से होते हैं आपके? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री। देखिएगा, ये आपके क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। कहने का मतलब मूल स्वर इसे क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने भी स्वर बने हैं, जितने भी स्वर मिलकर के बने, इन्हीं चारों से मिलकर के बने। यही अगर हम इन्हीं चारों के बारे में मतलब हमको अच्छी जानकारी मिल जाए, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि जो आपके अन्य अन्य स्वर हैं, स्वर के अन्य भेद हैं, वो आपको हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। मूल स्वर, जो सर वर्णमाला में, वर्णमाला को बनाने में, वर्णमाला के निर्माण में
मुख्य भूमिका अदा करते हैं। प्रदान करते हैं उसे मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। देखिएगा, ऐसा नहीं कि ये मूल स्वर जो केवल स्वर को ही बनाने में, मतलब स्वर को बनाने में ही सहायता करते हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें मूल स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर व्यंजन के अक्षर में मूल स्वर छिपा है। जैसे आपको मालूम होगा, जैसे लिखा है का, अगर का को लिखा जाए, कह दीजिए आप भैया इसमें दिखाइए कि आ कहाँ है, हाँ, ये मिलकर के बनता है। अगर इसमें से आ निकाल देते हैं, तो अक्षर क्या बन जाता है, आधा बन जाता है। खा लिखा है, खा में से अगर हम आ निकाल देंगे तो क्या बन जाता है, आधा बन जाता है। तो कहने का मतलब ये मूल स्वर इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि ये स्वर के अक्षरों को और व्यंजन के अक्षरों में बनाने में विशेष भूमिका अदा करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम मूल स्वर बोलते हैं। अब इसके बाद हम मूल स्वर और उसके बाद जितने भी आपके स्वर हैं, जैसे आपका दीर्घ स्वर है, गुण स्वर है, संयुक्त स्वर है, इनके बारे में अध्ययन में हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।